अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर पब्लिक में ऑफर करती है तो उस कंडीशन को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फिक्स या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर भी ऑफर कर सकती है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप खुद इस चीज को लॉजिकली एक बार सोच के देखिए कि कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जो अपने शेयर्स को पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर ऑफर करेंगी पब्लिक में। वो कंपनीज जिन्हें ये पूरा भरोसा है कि अगर वो अपने शेयर्स को पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर भी पब्लिक में ऑफर करेंगी तो उनके शेयर्स को पब्लिक खरीद लेगी। और ऐसा भरोसा उन्हें कब होगा, ऐसा फेथ उन्हें पब्लिक में कब होगा, जब उन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा किया होगा, यानी उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, उनसे शेयर होल्डर खुश होंगे पुराने, तभी वो कंपनी उस विश्वास के साथ कि हाँ हमारा प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा है, इसके बेस पर लोग हमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड। अदरवाइज जो कंपनी नई है या फिर जो कंपनी लॉस में रन कर रही है या जिसका प्रॉफिट मार्जिन कम है, ऐसी कंपनीज अपने शेयर्स को उनकी पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर ऑफर नहीं करना चाहेंगी। रीजन ये है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके शेयर्स की पब्लिक में डिमांड या मार्केट में डिमांड नहीं होगी और हो सकता है जितने शेयर हम ऑफर करें और हमारे शेयर्स को कोई ना सब्सक्राइब करे, कोई ना परचेज करे। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी प्री स्टैब्लिश कंपनी ही ज्यादातर केसेस में अपने शेयर्स को उनकी पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू करती है और वो कंपनी ज्यादातर वो इस टाइप की होती है जिनका प्रीवियस परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जिनकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है। तो जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी नॉमिनल या पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर पब्लिक में ऑफर करती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यानी एक्स्ट्रा जो अमाउंट ले रहे हैं हम शेयर्स पर उसकी नॉमिनल वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं वो क्या है, कंपनी उसे क्या कहा जाएगा कंपनी अकाउंट्स में, प्रीमियम, शेयर प्रीमियम अमाउंट। और इसके लिए स्पेशली एक अकाउंट ओपन किया जाता है। प्रीमियम को हम नॉमिनल वैल्यू से अलग शो करते हैं, इसलिए उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे कहा जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यानी एक्स्ट्रा वैल्यू को हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम यानी जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट अपने शेयर्स पर उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा मिल रहा है, इसको कंपनी ऐसा नहीं है कि उसे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है तो कहीं भी यूज कर, उस पर कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करने के लिए भी स्पेसिफिक आपको बताया गया है स्पेसिफिकली कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज, आपसे मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट का यूज स्पेसिफिक आइटम्स के लिए ही कर सकती है। यानी उस पैसे का यूज कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। इस पर कंपनी एक्ट क्या करता है, रोक लगाता है। मैंने आपको बोला ना कि कंपनीज को रन करने में कंपनी एक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो हर जगह कहीं ना कहीं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और उन रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू ही कोई कंपनी फेयरली रन करती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करने पर भी कंपनी एक्ट क्या करता है, रोक लगाता है। और उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 52(2) के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कोई भी कंपनी स्पेसिफिकली जहां यूज करती है वो कुछ स्पेसिफिक आइटम है। आप पेज नंबर 8.23 पर यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का एक पूरा बॉक्स गिवन है, उसको पढ़ेंगे क्योंकि ये वाइवा का क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ यूज कर सकती है कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कंपनी यूज कर सकती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। यानी जो कंपनी के स्टार्टिंग में
कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है उस टाइम पर जितने खर्चे होते हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको राइट ऑफ करने के लिए वो क्या कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को यूज कर सकती है। बोनस शेयर इशू करने के लिए भी कोई कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को यूज कर सकती है। अपने ही शेयर मार्केट से बायबैक करने के लिए, यानी जब कोई कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से परचेज करती है उसे कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर। उस कंडीशन में भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को यूज कर सकती है। डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं हो सकते, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करती क्योंकि कंपनी एक्ट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन डिस्काउंट पर डिवेंचर्स को इशू किया जा सकता है। तो वो डिस्काउंट जो होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है। उस लॉस को राइट ऑफ करने या कवर अप करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट यूज कर सकती है। और इसी के साथ जब कंपनी अपने शेयर्स या डिवेंचर्स को रिडीम करती है, अब आप लोग ये कहेंगे कि शेयर्स तो रिडीमेबल होते ही नहीं है कंपनी की लाइफ टाइम में, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की एक कैटेगरी होती है जिन्हें कंपनी अपनी लाइफ टाइम में क्या कर सकती है, रिडीम यानी उनके पैसे की वापसी कर सकती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स सभी रिडीमेबल होते हैं, ऑल द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल। तो ऐसे रिडीमेबल डिवेंचर्स का पैसा जब कंपनी वापस करती है तो उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है जिसको बोलते हैं प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसका टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो जब कंपनी रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करती है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट का पेमेंट करने के लिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट को यूज कर सकती है। तो यानी कंपनी एक्ट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि कंपनी अपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को भी हर जगह एक्सपेंड नहीं कर सकती, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स में ही वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को क्या करती है, खर्च करती है। ये तो आपका नॉलेज वाला पॉइंट हो गया जो कि आपके वाइवा से रिलेटेड हो गया। लेकिन हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, तो मैंने क्या बताया कि जब हम शेयर्स की पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर उनको इशू करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और इस प्रीमियम का अमाउंट जो होता है जब हमें रिसीव होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये रिसीव कब होगा। जब आप शेयर्स पर लमसम अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, यानी एक साथ पूरा पैसा एक ही बार में कलेक्ट कर रहे हैं, तो लमसम की कंडीशन में शेयर्स का अमाउंट हमें एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम अमाउंट भी रिसीव होगा। लेकिन हम इस प्रीमियम को शेयर कैपिटल के अमाउंट से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हैज टू बी ओपन बाय द कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। किसी भी कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन करना होता है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर होता है। यानी जो एक्स्ट्रा वैल्यू हम शेयर होल्डर से ले रहे हैं उसे हमें शो करना होता है कि ये वो प्रीमियम है जो हम पार वैल्यू से ज्यादा, ये वो अमाउंट है जो हम पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू जो हम शेयर्स पर कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें कि लमसम कलेक्शन में तो ये हमें एप्लीकेशन के साथ मिल सकता है, लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्शन कर रहे हैं तो हम जब चाहें तब प्रीमियम का अमाउंट पब्लिक से मांग सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन पर, चाहे अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल, अदर कॉल्स के साथ। लेकिन अगर हमें कुछ भी पता ना हो तो ज्यादातर कंपनी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट जो मिलता है उसे वो मिलता है अलॉटमेंट के साथ। तो जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम प्रीमियम की एंट्री किसके साथ शो करते हैं, अलॉटमेंट के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसमें दोनों ही क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, एक में लमसम कलेक्शन है और एक में इंस्टॉलमेंट कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, शिवा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at a premium of 5 per share.
शिवा लिमिटेड ने पब्लिक में 1 लाख शेयर्स इशू किए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 1 लाख। एक शेयर की पार वैल्यू क्या है 10 रुपीज, लेकिन कितने रुपीज के प्रीमियम पर उनको इशू किया गया है 5 रुपीज एक्स्ट्रा पर इशू किया है। यानी पब्लिक को कितने में 10 रुपए का शेयर पब्लिक को कितने अमाउंट में ऑफर किया गया है 10 + 5 प्रीमियम 15 रुपीज में। क्लियर हो रहा है? यानी हम पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर 15 रुपए में पब्लिक को ये शेयर ऑफर कर रहे हैं, जबकि इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है 10 रुपीज। ठीक है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा अमाउंट पब्लिक किस पर देगी एप्लीकेशन पर। यानी ये कैसा कलेक्शन है लंप सम कलेक्शन। ठीक है। द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब, यानी पूरे के पूरे शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब जितने हमने इशू किए पब्लिक में उतने पूरे शेयर्स पब्लिक ने क्या कर लिए ले लिए। तो ये फुल सब्सक्रिप्शन है। और ऐसे में आपको जनरल एंट्री क्या बनानी है। कल हमने नॉर्मल एंट्री तो देखी विदाउट प्रीमियम, अब आज हम प्रीमियम वाली एंट्री देखेंगे। देखिए आपको विद प्रीमियम अमाउंट पहले रिसीव होगा, तो एंट्री क्या बनेगी। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। स्क्रीन क्यों दे रहा? चलिए ठीक है। अब आप अमाउंट कितना शो करेंगे इसमें। आप पब्लिक से लमसम 10 नहीं कितना मांग रहे हैं 15 रुपीज, क्योंकि 10 रुपीज उसकी नॉमिनल वैल्यू है और 5 रुपीज क्या है उसका प्रीमियम अमाउंट है पर शेयर। 1 लाख शेयर पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा पर शेयर 15 रुपीज है, तो 1 लाख शेयर के साथ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख इंटू 15 तो कितना आएगा 15 लाख। ठीक है। ये अमाउंट आप शो कर देंगे। यहाँ शायद ना दिख रहा हो, ये जो अमाउंट मैंने लिखा है वो कितना है 15 लाख। अभी पीछे से एंट्री बनाऊंगी ताकि आप लोगों को दिखे साफ। ठीक है। तो यहाँ पर ये 15 लाख का अमाउंट आप शो करेंगे। यहाँ से देखिए, इसे एक बार देख लीजिए क्या एंट्री बनी है। पहली एंट्री क्या है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट being एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ऐसा हमने एक साथ दोनों क्यों लिखा, क्योंकि हम लंप सम कलेक्शन कर रहे हैं। मैंने बताया था ना जब हम लंप सम कलेक्शन करते हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट ओपन होगा। एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलोंग विद किसके साथ अलोंग विद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये बताना पड़ेगा कि ये अमाउंट विद प्रीमियम मिला है। अब आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। अब आपके @5 पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम नॉमिनल वैल्यू इतनी, ये मैं शॉर्टेस्ट वे में लिख रही हूँ। इसके बाद हमने कितना अमाउंट बताया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 लाख रुपीज। जर्नल के फॉर्मेट में ही एंट्रीज बनानी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आपको क्या करना है, इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अलग करना है। किससे, उसके शेयर कैपिटल को अलग करना है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है उसे अलग करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि जिस सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रीमियम अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर से, उसे हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था कि उस अमाउंट को, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम एज प्रीमियम कलेक्शन कर रहे हैं पब्लिक से, उसे हम ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये स्पेसिफिक नेम है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको यही अकाउंट ओपन करना है
और एंट्री क्या बनानी है, अब आपको यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी रिसीव कर रही है अपने शेयर्स पर, और एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रही है तो ये कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम का पार्ट है, और जितनी इनकम के अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट के अकाउंट होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हम नॉर्मल एंट्री बनाते हैं। और अब क्या एक्स्ट्रा इसके साथ जुड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर। अब यहाँ पर आपने एप्लीकेशन पर कितना रिसीव किया, 15 लाख, जिसे हम यहाँ पर एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे। और उसमें से जो नॉमिनल वैल्यू है यानी 10 रुपीज पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे, 1 लाख। ये दिख नहीं रहा हो तो मैं इसीलिए आपको बोल भी रही हूँ, 1 लाख इंटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज, तो 10 लाख तो कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। और 1 लाख इंटू 5, नंबर ऑफ शेयर्स तो 1 लाख ही है, इंटू 5 क्या है, प्रीमियम अमाउंट। तो 5 लाख रुपीज कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हो गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, यानी 15 लाख जो आपको अलॉटमेंट और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ विद प्रीमियम रिसीव हुआ था, उसे हमने ट्रांसफरेशन की एंट्री में सेपरेट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। जो कैपिटल नॉमिनल वैल्यू थी उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और जो प्रीमियम अमाउंट था यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पर शेयर रिसीव कर रहे थे उसे हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इसमें नरेशन क्या देंगे आप, दी अमाउंट ऑफ application allotment, share application and allotment transferred to share capital account and security premium reserve। इस तरीके से नरेशन आप देते रहेंगे। नरेशन के लिए अपने एग्जाम्पल की भी हेल्प लेते रहें। और इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ लमसम का था तो 2 एंट्रीज में ही हमारा खत्म हो। लेकिन जहां पर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट कलेक्शन है वहां आपको देखना पड़ेगा कि प्रीमियम को कब कलेक्ट किया जा रहा है। मैंने बताया ना, कोई भी कंपनी किसी भी टाइम प्रीमियम अमाउंट ले सकती है, चाहे तो वो प्रीमियम को भी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकती है। मान लो 5 रुपए का प्रीमियम है तो वो 3, 4, 5 कितनी भी बार में उसका कलेक्शन 1-1 रुपए से कर सकती है। तो जब जब वो प्रीमियम का कलेक्शन करेगी तब तब हमें प्रीमियम की एंट्री शो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें पता ना हो कि प्रीमियम तो ले रहे हैं हम, बट हम कब ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रीमियम की एंट्री शो करते हैं अलॉटमेंट के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें और क्लियर हो जाएगा। सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। यहाँ शेयर की वैल्यू देखिए अलग है। इस बार नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर की, 25 रुपीज ईच। टेबल ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। 5 रुपए हमें कब लेने हैं, एप्लीकेशन के साथ लेने हैं। 10 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹5 पर शेयर एज प्रीमियम। यानी ये शेयर जो है ये भी 5 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया गया है। यानी 25 रुपीज का शेयर पब्लिक में कितने में ऑफर किया गया होगा, 25 + 5 30 रुपीज में। यस मैम। ठीक है, अब उसमें से 5 रुपीज हमने कब ले लिया, एप्लीकेशन के टाइम पर। हमारे शेयर की वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये लिख करके एक बार देखना पड़ता है क्योंकि ये इससे कंफ्यूजन बहुत होगी। क्योंकि आप उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन करना कंपनी अकाउंट्स में। बट आपको ये देखना होगा कि नॉमिनल वैल्यू क्या है आपकी, नॉमिनल वैल्यू है पर शेयर 25
और प्रीमियम कितना है इस पर, 5 रुपीज पर शेयर। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई विद प्रीमियम, 30 रुपीज। अब इसमें से 30 में से आप 5 कब ले रहे हैं, एप्लीकेशन मनी है आपकी 5 पर शेयर। उसके बाद अलॉटमेंट मनी कितनी बताई गई है, 10 रुपीज 10, जिसमें से 5 रुपीज का की नॉमिनल वैल्यू प्लस 5 रुपीज का प्रीमियम, ये यहाँ एन और पी के नाम से जो मैं इंडिकेट कर रही हूँ, 5 रुपीज की तो नॉमिनल वैल्यू है और 5 रुपीज का प्रीमियम है। टोटल कलेक्शन हम कितना करेंगे, 10 रुपीज का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कलेक्शन नेक्स्ट कब कर रहे हैं हम, उसके बाद है रुपीज पर शेयर एज फर्स्ट कॉल। कॉल के टाइम पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पर हम कितना कलेक्शन कर रहे हैं, 5 रुपीज। क्लियर। और उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट एज इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने के इंटरवल पर बैलेंस अमाउंट का कलेक्शन करना है। इसका मतलब कंपनी 5 बार में कलेक्शन कर रही है, तो बैलेंस बचा कितना, पहले तो ये देखिए 5 + 10 + 5 कितने हो गए, 20। तो बैलेंस बचा हमारा 10, 30 रुपीज का शेयर है ना, तो यहाँ पर 5 + 10 रुपीज का अलॉटमेंट विद प्रीमियम प्लस 5 रुपीज की फर्स्ट कॉल, टोटल हो गया कितना, 20। तो बैलेंस कितना बचेगा, 30 - 20, 10 रुपीज का। इस 10 रुपीज का कलेक्शन हमें 2 इंस्टॉलमेंट्स में करना है। तो हम सेकेंड कॉल पर, और इक्वल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट होगी, तो सेकेंड कॉल पर हम कितना मांगेंगे, 10 का हाफ। जब हम इक्वल मांगेंगे तो इसका मतलब आधा आधा मांगेंगे, तो 5 रुपीज सेकेंड कॉल पर, और फाइनल कॉल पर हम कितना मांगेंगे, फाइनल कॉल के टाइम पर भी हम 5 रुपीज ही मांगेंगे। यानी 5 बार में कलेक्शन करेगी कोई भी कंपनी इस पर। अब 5 टाइम्स में अगर कोई कंपनी कलेक्शन कर रही है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एंट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा कि जब अलॉटमेंट पर हम पहले ड्यू की एंट्री बनाते हैं और फिर रिसीविंग की, कल बताई थी ना एंट्रीज, याद है, अलॉटमेंट के टाइम आप पहले क्या बनाते हैं, ड्यू करते हैं अमाउंट, और उसके बाद रिसीव करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो उसे भी हम पहले ड्यू की एंट्री में ही शो करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होती है, जब आप ड्यू करते हो अमाउंट तो आप एंट्री बनाते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बताई थी ना। तो यहीं पर आप इसी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट कर दोगे। एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जब आपको रिसीव होगा अमाउंट अलॉटमेंट का, तो विद प्रीमियम रिसीव होगा, तो उसमें एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, सीधे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देख लीजिए, अभी टाइम है, मैं आपको बता देती हूँ। पहली एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे, मैं बस अलॉटमेंट की एंट्री बताना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं जल्दी से बता रही हूँ। फर्स्ट एंट्री हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके साथ अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 10,000 शेयर्स हैं और पर शेयर एप्लीकेशन पर हम 5 रुपीज मांग रहे हैं, तो 10,000 × 5 कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम इसे ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट के साथ 50,000। इसके बाद आप अलॉटमेंट मनी को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी आप एंट्री पहले बनती है ना, कल बताया था ना सीक्वेंस, एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है बाद में ट्रांसफर होता है, और बाकी सारी कॉल्स या अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं
उसके बाद रिसीव करते हैं। तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कैपिटल अकाउंट, और चूंकि हम इसके साथ ही क्या ले रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप कैपिटल का वो 5 रुपीज ही है, 10 प्लस 10, 5 प्लस में लिखा हुआ है ना, तो 10 रुपीज का कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें 5 रुपीज किसका इंक्लूड है? प्रीमियम का। तो 5 नॉमिनल वैल्यू है और 5 क्या है हमारा? प्रीमियम। तो 10,000 इंटू 5 तो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 ही हम कहाँ शो करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, वहां भी 10,000 इंटू 5 ही हो जाएगा। यानी अलॉटमेंट पर हमें कितना लेना है अपने शेयर होल्डर से? पूरा 1 लाख रुपए लेना है। ठीक है, और जैसे ही कलेक्शन होगा आपकी एंट्री क्या बनेगी? 1 लाख रुपीज से बनेगी बैंक अकाउंट पर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी की एंट्री आप एज इट इज बनाएंगे, जो भी अमाउंट मैंने अभी आपको बताया था उससे मल्टीप्लाई करके 5 रुपीज की हर इंस्टॉलमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और आगे के प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो 1 या 2 मिनट रह रहा है, आप पूछ सकते हैं।